निक्की मर्डर केस में सभी 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। निक्की के ससुर और जेठ को गिरफ्तार किया गया। फरार चल रहे थे निक्की के ससुर और जेठ। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। निक्की के जेठ और ससुर की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और निक्की के साथ भी जिस तरीके से फरार चल रही थी, तो निक्की के सास की गिरफ्तारी कल देर शाम ही हो चुकी थी और अब चारों ही आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। इस मामले में सभी आरोपी जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं। निक्की के ससुर और जेठ की गिरफ्तारी हुई है। फरार चल रहे थे निक्की के ससुर और जेठ। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। निक्की के जेठ और ससुर फरार चल रहे थे। ये 2 आरोपी फरार चल रहे थे। इन दोनों आरोपियों की भी गिरफ्तारी अब कर ली गई है। ये बड़ी खबर है। निक्की के ससुर और जेठ को गिरफ्तार किया गया। निक्की मर्डर केस में सभी 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। निक्की के ससुर और जेठ गिरफ्तार हुए हैं। तो फरार चल रहे थे निक्की के ससुर और जेठ और निक्की मर्डर केस में सभी 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। निक्की के ससुर और जेठ गिरफ्तार किए गए। निक्की मर्डर केस में सभी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। निक्की मर्डर केस में सभी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है जो निकलकर सामने आई है। तो इन सभी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों से अब पुलिस की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। 3 आरोपी जो है इसमें फरार चल रहे थे। मुख्य आरोपी विक्की भाटी को सबसे पहले पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया, जो निक्की का पति था, और इसके बाद निक्की के सास, ससुर और जेठ फरार चल रहे थे। और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। और जिस तरीके से पुलिस ने पहले 8 टीमों का गठन किया था, 8 टीमें गिरफ्तारी के लिए बनाई गई थी। 3 आरोपी जिस तरीके से फरार थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर 8 टीमें बनाई गई थी और अब ये तीनों ही आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो तीनों ही आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तीनों आरोपी फरार चल रहे थे और इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है। निक्की के ससुर और जेठ गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। निक्की मर्डर केस के सभी 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और निक्की हत्याकांड जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा में हुआ, ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में ये पूरा हत्याकांड हुआ, जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं कि आज के इस आधुनिक समाज में भी किस तरीके से दहेज के लिए जो है बहू की हत्या कर दी जाती है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस लोकपाल सिंह जी जुड़े हैं। लोकपाल जी, बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। सर, जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है, निक्की हत्याकांड जैसे मामलों में जब प्रताड़ना के सबूत पहले से होते हैं, तभी भी न्यायिक सिस्टम में आखिर इतना समय क्यों लग जाता है? देखिएगा, जब भी इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर लॉन्च नहीं कराते लोग। सबसे पहले एफआईआर इसलिए लॉन्च नहीं कराते महिला पक्ष के लोग कि कभी कभी ये लगता है कि परिवार टूट जाएगा, जी। तो इस तरह से एफआईआर दर्ज नहीं होती है। बट इस तरह की घटनाएं बहुत दुखद है, परिवार टूटते हैं और ये ऐसी घटना हो सकती है जिसमें प्रत्यक्ष साक्ष्य है। लेकिन 304 बी जो पहले आईपीसी का था, अब उसको सेक्शन 80 बीएनएसएस हो गया है, तो सेम प्रोविजन है। और 304 बी जो अब सेक्शन 80 हुआ है, इसके लिए जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 7 इयर्स है और मैक्सिमम टिल लाइफ है। जी। तो लोकपाल जी, जिस तरीके से हाँ, आप इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, पहली नजर में आपको क्या मामला किस तरीके से लगता है? क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में जस्टिस जो है वो डिलीवर हो पाएगी? क्योंकि 2 सबूत के आधार माने जा रहे हैं, एक वीडियो और एक जो 5 साल का आरोपी का बेटा है, पीड़िता का जो बेटा है, उसका बयान। देखिएगा, उस प्रत्यक्ष साक्षी उसका बेटा है वहाँ। और ये हमारे समाज में एक विकृति आती जा रही है। कुछ कुछ समाज के लोग ऐसे हो गए हैं कि हमारे बहू बेटियां इस तरह से नाचना नहीं चाहिए। ठीक है, उनका एक पारंपरिक वो है, समाज के अंदर एक एक मर्यादा रहनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मौत के घाट उतार दें। चाहे वो आप अपनी बहू के लिए ऐसा कर सकते हैं, क्या आप अपनी पुत्री के लिए वैसा करते हैं? बिल्कुल। तो ये भेदभाव पुत्री और अपनी बेटी और बहू के बीच में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा ये कि
यहाँ पर समाज की जो सोच है उसे बदलने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस बीच सर मैं एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा कि जाहिर तौर पर सोशल मीडिया की जो चीज़ें हैं उस पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई सारे दावे, कई सारी बातें जो हैं कही जा रही थी। लेकिन सर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो 5 साल का बच्चा है, जो नाबालिग है, काफ़ी छोटा भी है, जिसे शायद चीज़ों की उतनी समझ नहीं है, लेकिन हाँ, उसे इस बात की समझ ज़रूर थी कि उसकी माँ के साथ कुछ गलत हो रहा था। फिर उसके बाद उसकी माँ की हत्या कर दी गई, जिस तरीके से उसने जिक्र भी किया कि लाइटर से जलाने के बाद माँ की हत्या कर दी गई और पापा ने जो है मम्मी को जलाया था, ये बच्चे ने कहा है। तो सर ऐसे मामलों में जब बच्चे जब गवाही देते हैं तो किस तरीके से पूरा प्रोसीजर होता है और किस तरीके से बच्चों की गवाही को जो न्यायिक सिस्टम है भारत का वो कह सकते हैं कि तरजीह देता है? देखिएगा, जहां तक चाइल्ड विटनेस का सवाल है, वो जी। चाइल्ड विटनेस को बहुत ही केयरफुली देखना चाहिए। जी। क्या वो ट्यूटर्ड तो विटनेस नहीं बना दिया गया है? क्योंकि माँ की डेथ हो चुकी है, बिल्कुल। बाप के पास बच्चा नहीं है, बच्चा किसी तीसरे हाथ में है, तो क्या ऐसे बच्चे को अ, उसका जो मेंटल स्टेटस है वो देखना होता है? और वो किन बच्चा नाना नानी के, मामा मामा के पास चला गया तो उनके कंट्रोल में बच्चा हो ही जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चा झूठ बोल रहा है, बट जी। ये संभावना रहती है कि जैसे बच्चे को समझाया जाएगा बच्चा वैसा बयान दे देगा। जी। तभी हमारे यहाँ ये कहा गया कि एक कोई भी व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन जो परिस्थिति है वो झूठ नहीं बोल सकती है। बिल्कुल। अब मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिनके अंदर ये देखा गया कि कभी हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ और हस्बैंड ने वाइफ के साथ कुछ बुरा भला बोल दिया, या वाइफ ने सुसाइड कर लिया, कुछ कर लिया, लेकिन उस उन केसेस में भी फॉल्स इम्प्लीकेशन पूरी फैमिली का, इवन रिलेटिव्स का भी कर देते हैं। तो जी। इन सब चीज़ों को गहनता से देखना चाहिए, एविडेंस को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए कोर्ट्स को। जी। लोकपाल जी, दूसरी ओर अगर भारत में डाउरी को लेकर बात करें तो डाउरी की रोकथाम के लिए कड़े नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन सर उसके बावजूद लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, एक आंकड़ा है जिसमें 2017 से 2022 तक का जिक्र किया गया। इन 5 सालों में औसतन सर करीब 7,000 बच्चियां, महिलाएं, माताएं जो थी उनकी हत्या केवल और केवल डाउरी की वजह से हो गई। क्या सर आप मानते हैं कि जो सिस्टम का एक लूप होल है उसकी वजह से लगातार ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, कड़े कानून होने के बावजूद भी? देखिए, मैं जज बनने से पहले भी एक वकील के रूप में कार्य किया, और मैं जी। क्रिमिनल साइड भी किया, सिविल भी किया, और अभी भी मैं करता हूँ। बहुत सारे मामले मेरे समक्ष आए हैं एज ए जज और एज ए लॉयर, जिनके अंदर मेरे डॉवरी का नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जी। कभी कभी आत्महत्या का केस होता है कि, जी। तो आत्महत्या के केस को हम अगर डॉवरी डेथ ही मान लेंगे तो ये ठीक नहीं है। और जी। जितनी एविडेंस आती है, क्योंकि डॉवरी डेथ के लिए तो जो पहले सेक्शन 113B थी एविडेंस एक्ट की, वो प्रजम्पशन है कि अगर 7 साल के अंदर ड्यू टू हरेसमेंट और डिमांड ऑफ डॉवरी अगर डेथ हुई है तो उसके किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है। तो ये जी। सून बिफोर डेथ हमें साबित करना है कि कोई डिमांड ऑफ डॉवरी थी या नहीं थी, और सब्जेक्ट टू द क्रूरटी और हरेसमेंट था या नहीं था। और अब वो सेक्शन 118 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गई है। जी। तो प्रजम्पशन वहाँ अपने आप में ही है, बट सब लोगों को इम्प्लीकेट के लिए कि पूरी फैमिली को और रिलेटिव्स को फंसा देना, ये थोड़ा गलत लगता है। उसको कोर्ट को और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी बहुत ध्यान से करना चाहिए। जी। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हुई, पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अरेस्ट सेकेंडरी चीज है। कोई आदमी कानून के शिकंजे से बाहर भाग नहीं सकता, बट जी। जहां बहुत ज्यादा जरूरी है अरेस्ट की, वहीं अरेस्ट करना चाहिए। जी। आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और अगर 10 लोगों का नाम लिखा दिया किसी एक डॉवरी डेथ के लिए या किसी मर्डर में भी, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये देखना चाहिए कि अरेस्ट से पहले ये इंश्योर कर ले कि जितना भी हम अरेस्ट करने जा रहे हैं वो क्या उन लोगों ने ऑफेंस किया है या नहीं किया है। जी। जी। लोकपाल जी, क्या इसमें ये माना जाए कि जो पब्लिक प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर है उसका असर भी देखने को मिलता है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया? क्योंकि यहाँ पर जो आरोपी पक्ष है, विक्की, उसके माँ बाप, उसके भाई, सभी को अरेस्ट किया गया। हाँ, यहाँ सबको अरेस्ट किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सबने ऐसा नहीं किया होगा, सबने बिल्कुल। मिलकर के ऑफेंस कमिट नहीं किया होगा, बट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि किन किन ने ये ऑफेंस किया है, बिल्कुल। किन किन का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, और जी। सबको अरेस्ट करना, ये इट्स नॉट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। इंडिया के अंदर जितने ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, मैंने बहुत सारे केसेस को देखा है, उनके अंदर
बिना किसी एविडेंस के सबसे पहले अरेस्ट करते हैं, और जब एक बार अरेस्ट कर लेता है, किया जाता है किसी को अभियुक्त दर्शाते हुए, फिर ये मजबूरी हो जाती है आईओ की कि उसके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल करें। जी तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, वो चाहे एक्यूज को बचाने के लिए हो और चाहे वो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए। जी सर, दूसरी ओर कई प्रॉपर बार आरोपी, इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, कई बार प्रॉपर आरोपी परिवार जो है इन्वेस्टिगेशन होना लंबी चाहिए, जमानत और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं करते हैं। कोई जी कोई आज इतना वीडियोग्राफी आपको मिल सकती है, फिंगरप्रिंट के मिल सकते हैं, ब्लड सैंपल मिल सकते हैं, और बिल्कुल कोई एविडेंस ही नहीं ली जा रही है। और आसपास की सीसीटीवी से फुटेज निकाल करके एविडेंस कलेक्ट की जा सकती है, वो एविडेंस नहीं कलेक्ट करते हैं आईओ, और सीधे जो एफआईआर के कंटेंट्स हैं उन्हीं एफआईआर के कंटेंट्स के ऊपर सीधे अरेस्टिंग पर चले जाते हैं। जी बिल्कुल सर, वही जिस लूप होल के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन सर कई बार आरोपी परिवार जो है लंबी जमानत और जो इसके भी कानूनी राइट्स का दांवपेच है वायलेशन तो उससे बच होता ही है। निकलते हैं। जी सर, और सिस्टम इसे रोकने के लिए क्या क्या सुधार की आवश्यकता है? क्योंकि कई बार जिस तरीके से आपने अपनी भी बातचीत में जिक्र किया कि हर कोई आरोपी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो आरोपी नहीं है, सही में वो आरोपी होते भी हैं, कई बार ऐसा भी मामला सामने आता है। आपने सही कहा, बहुत सारे मामले, ऐसा नहीं है कि हम एक पक्षीय कार्यवाही करते हैं या एक जी पक्षीय हमें उसको देखना चाहिए। दोनों पर्सपेक्टिव है उसके। दहेज हत्या भी होती है, और दहेज हत्या के अंदर फॉल्स इम्प्लीकेशन भी होता है, और बिल्कुल दहेज हत्या में नहीं, दूसरी हत्याओं में फॉल्स इम्प्लीकेशन होता है। बिल्कुल तो मेन कार्य होता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना ढंग से कार्य नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से जहां जिस केस के अंदर सजा होनी चाहिए वहां लोगों का एक्विटल हो जाता है, और जिन केसेस के अंदर एक्विटल होना चाहिए वहां लोगों को सजा हो जाती है फॉल्स एविडेंस के ऊपर। देखिएगा, कोई एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, जी तभी ये कहा गया है एक पर्सन कैन टेल लाई बट द सर्कमस्टेंसेस कैन नॉट। तो सर्कमस्टेंसेस भी हमें देखने चाहिए। कोर्ट का जी सबसे पहला यही दायित्व है कि जो एविडेंस कलेक्ट की जा रही है वो एविडेंस किस तरह की एविडेंस है, जी और जी क्या लूप होल्स रहे हैं एविडेंस कलेक्ट करने में जो आईओ ने किए हैं। तो जी आईओ का सबसे बड़ा रोल है, कोर्ट का रोल बाद में आता है, कन्विक्शन और एक्विटल तो बाद का कार्य है। सबसे पहले ड्यूटी जो कास्ट होती है वो होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर। अगर जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, मेडिकल ऑफिसर ने, इन सब ने लोगों ने अपना कार्य अच्छे से नहीं किया, तो सर्टेनली जो ट्रायल है केस का वो इफेक्ट होगा इधर भी, चाहे वो एक्विटल के लिए हो और चाहे वो कन्विक्शन के लिए। जी सर, लेकिन इस बीच हमने ये देखा कि जो पीड़िता है, पीड़िता के पिता ने एनकाउंटर की मांग की है और कई ग्रामीण जो हैं वो भी विरोध प्रदर्शन करते हुए थाने के बाहर पहुंच गए थे और उन सभी ने मांग की कि एनकाउंटर कर दिया जाए। सर, क्या ऐसी मांगे ये दर्शाती हैं कि लोगों का जो बिलीव है वो भी न्यायपालिका से उठता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जाहिर तौर पर ये मामले बड़े लंबे खिंच जाते हैं और जिस तरीके से पहले भी आपने भी मैंने भी जिक्र किया कि जो कानूनी दांवपेच है उसकी वजह से मामले काफी लंबे खिंचते हैं। देखिएगा, इस तरह की जो मांग है वो चाहे न्याय में देरी भी हो, तो ये मांग बिल्कुल भी उचित नहीं है, और इस तरह की मांग करना और उनके ऊपर कोई भी ध्यान देना ये बेकार की बात है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस तरह की मांग क्यों की जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी ने दोष दिया है तो फिर छोड़ दीजिए और फिर सीधे पुलिस के द्वारा उसका न्याय करा दीजिए। ये संभव नहीं है, और ये ऐसा इस लोकतंत्र में संभव नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। जी सर, जो न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठ रहा है, आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा बना रहे, उसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए? देखिएगा, टाइम टाइम पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, पुअर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन के इम्प्रूवमेंट की बात करनी चाहिए, और बड़े जितने भी हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनको अच्छे ट्रेनिंग देनी चाहिए, और उनको जजों के साथ बैठ करके भी, जो जैसी हमारे हर हर, हर स्टेट के अंदर जुडिशियल एकेडमी बनी हुई है, उन जुडिशियल एकेडमीज के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनको इन्वेस्टिगेशन का तरीका बताना चाहिए, क्योंकि वो उनकी ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स नहीं कर पाते हैं। जी तो ऐसे मामलों के लिए कि जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उनकी एक टाइम टू टाइम रिफ्रेश कोर्सेज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के, जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ करने चाहिए। अभी उत्तराखंड जुडिशियल हाई कोर्ट की जो जुडिशियल एकेडमी है उजाला हमारी उत्तराखंड में, उन्होंने भी एक इस तरह का कार्यक्रम अभी किया था।
कि इसमें जिसके अंदर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को और जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की गई कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हो, किस तरह से एविडेंस इकट्ठी की जाए, क्या क्या ध्यान रखी जाए कि जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन उसमें इंक्लूड होना चाहिए। जी। दूसरी ओर सर, जिस तरीके से ऐसे मामले लगातार ये बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या एक तरफ ये भी माना जाए कि लोगों में एक अवेयरनेस की कमी भी और लोगों में अवेयरनेस लाने की भी जरूरत है? क्योंकि यहाँ पर विधायिका को लेकर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं, न्यायपालिका विधान पालिका को लेकर बात करें तो दोनों पर इस वक्त क्वेश्चन मार्क उठते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर सर, जब कोई एक मामला इस तरीके से उठता है जो हाईलाइट हो जाता है तो उसके बाद उसके आसपास के तमाम मामले उठते चले जाते हैं और उनका उदाहरण जो है वो फिर दिए जाने लगता है। देखिएगा, कानून ने अपना काम किया है, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है, जी। अब उसको इम्प्लीमेंट करना न्यायालय का काम है और न्यायालय जी। की जिम्मेदारी तब आती है जब वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रॉपर्ली कर पाए। अगर जी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपना ड्यूटी प्रॉपर्ली डिस्चार्ज नहीं की है तो फिर न्यायालय के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचता है, वो न्यायालय को जो भी एविडेंस कलेक्ट की गई है उसी के साथ जाना पड़ता है। जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर सर, अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि जस्टिस किस तरीके से निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। तो ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। मायके वालों का आरोप है कि शादी के 9 साल के बाद भी निक्की को उसका पति और ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे और शादी में भारी भरकम दहेज की मांग पूरी करने के बाद भी उस पर 35 लाख रुपए दहेज में लाने का दबाव बना रहे थे। दहेज की डिमांड पूरी न होने पर पति विपिन ने अपने घर वालों के साथ मिलकर निक्की को जलाकर मार डाला। सात जन्मों का साथ 9 साल में किया खाक। पति ने कैसा निभाया रिश्ता, दहेज की आग में जली विवाहिता। दहेज का लालची पति की जान ले ली। 35 लाख की डिमांड, कैसा बेगैरत इंसान। मासूम बेटे के सामने ससुरालियों ने मां को जला डाला। दादरी का दाना। तस्वीरें भयावह है, इतनी भयावह कि दिल कांप जाए, दिल बैठ जाए। शादी का महज 9 साल बीता और पति ने बड़ी बेरहमी से उसे जलाकर मार डाला। दहेज की डिमांड की आग से विवाहिता जिंदा जल गई। मासूम बेटा मां को तिल तिल जलता मरता देखता रह गया। निक्की की गलती इतनी थी कि वो विपिन की बढ़ती दहेज की भूख को पूरा ना कर सकी। शादी से पहले ही पिता ने स्कॉर्पियो कार के साथ लाखों रुपए का दहेज दिया, लेकिन विपिन और उसके परिवार की डिमांड खत्म नहीं हुई। 9 साल की शादीशुदा जिंदगी में निक्की ने विपिन को वारिस भी दिया, लेकिन दहेज को लेकर विपिन और ससुराल वालों का टॉर्चर बढ़ता गया। निक्की पर मायके से 35 लाख रुपए लाने के लिए मारपीट होती रही। 21 अगस्त को विपिन ने फिर पत्नी निक्की को दरिंदे की तरह बेरहमी से पीटा। निक्की की बहन के सामने ही उसने ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जिंदा जला दिया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में कसना थाना इलाके में सिरसा गांव है। 2016 में इसी गांव में दादरी के रहने वाले भिखारी सिंह ने अपनी 2 बेटियों कंचन और निक्की की शादी एक ही परिवार में 2 सगे भाइयों से की। दोनों बेटियों की शादी में पिता ने ससुराल वालों की हर डिमांड पूरी की। स्कॉर्पियो कार, बुलेट के साथ दहेज का सारा सामान दिया, लेकिन निक्की के पति विपिन और उसके घर वालों की दहेज की मांग बढ़ती जा रही थी। पिता का आरोप है कि विपिन की नजर उनकी हाल में खरीदी गई मर्सिडीज कार पर थी। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना इलाके में मृतका निक्की, जो कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने की वजह से उसकी पेट्रोल डालकर जलाकर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई तो तेज की है, लेकिन इस पूरी वजह को जानने के लिए हम ग्रेटर नोएडा के रूपास गांव में हैं और ये यहाँ पर देखिए, उस तरफ मैं आपको जरा अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएंगे। सामने पीड़ित का परिवार है और इसके अलावा जिस गाड़ी को लेकर ये पूरा विवाद हो रहा था, परिवार का कहना है कि ये वो गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी, जिसे आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसकी मांग की जा रही थी और 35 लाख रुपए की लगातार डिमांड पीड़ित परिवार से करी जा रही थी। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि ये गाड़ी की जो आरोपी है मृतका का पति विपिन, वो लगातार मांग कर रहा था इस मर्सिडीज गाड़ी को देने के लिए।